नमस्कार छात्रों। बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर हिंदी मेजर या माइनर डिस्क्रिप्टिव ही आना है, तो हमारे सामने ये बात आती है कि हम प्रश्नों को कैसे करें। जैसे कि हिंदी हमने पढ़ी होती है पहले से, तो हमें पता है कि कैसे क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव तो आ नहीं रहा है, तो जो अन्य विषय हैं या अन्य वर्ग के छात्र हैं उनके सामने समस्या आएगी कि वो कैसे इसको करें। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अचानक से साइंस पढ़ रहे थे, अचानक से कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो अचानक से हिंदी का जो एक पेपर देना है, थोड़ा सा आपके लिए समस्या दिख रहा होगा, लेकिन समस्या है नहीं। सीधा सा आपके लिए भी अभी मैंने पद्य के का बनाया वीडियो, आप देखिएगा तो उसमें भी आप समझ पाएंगे, और गद्य का भी देखिए तो आप समझ पाएंगे। सीधा सा आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 अंक का है और 50 शब्दों में लिखना है, तो 5 लाइन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्जी भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लिखना चाहते हैं तो 2-4 लाइन और बढ़ा दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? सीधी सी बात है, हिंदी गद्य जो है का आविर्भाव शताब्दी पूछ रहा है, तो 19वीं शताब्दी में हुआ। काम करता में उत्तर लिख दीजिए, और थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो आप लिख दीजिए कि हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक भारतेंदु हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इसके पहले भी परंपरा ऐसी आती है। ऐसा नहीं है, 10वीं शताब्दी से भी गद्य लिखा जा रहा है, पर सही गद्य 19वीं शताब्दी से ही माना जा तो ज़्यादा अच्छा है। जिसको शुक्ल जी भी ये आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। अगर आपने कभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझेंगे, तो वहाँ पर शुक्ल जी स्वयं कहते हैं आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। तो यानी कि जो रचनाएँ हैं वो गद्यात्मक आ रही हैं, छंदों से मुक्त थोड़ी सी रचनाएँ आने लगी हैं, इसलिए उन्होंने गद्य काल कहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 यानी खा कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम। तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है 1910 से ये इस्टैब्लिश मतलब अपनी स्थापित हुई थी, और इसका काम जो था वो एक अलग से जो है शिक्षण कार्य करती थी, और हिंदी की रचनाओं और उसको संवर्धन करने का काम कर रही थी। और एक नागरिक प्रचारणी सभा है, और नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में आती है, और इसका काम तो बहुत शानदार रहा है। इस संस्था ने क्या किया? इस संस्था ने जो है पुराना जो आदिकाल की बहुत सारी रचनाओं की खोज की, जो जिनके आधार पर आज हिंदी साहित्य को बहुत विस्तृत स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो आप ये दिखा सकते हैं। संस्था का नाम लिख दीजिए, प्रवर्तक लिख दीजिए, सन लिख दीजिए, विशेषताएं लिख दीजिए, बात हो गया। इतने 50 शब्द हो जाता है इतने में, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नागरिक प्रचारणी सभा हो जाएगी, हिंदी साहित्य सम्मेलन हो जाएगा, और उसके बाद जो है वर्धा प्रचार समिति हो जाएगा। केंद्र इसके बाद दक्षिण भारत में एक संस्था थी, और इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन 2-3 मुख्य संस्थाओं के नाम आप याद रखिए। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी में संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं? एकांकी जो है सीधा नाटक का वह रूप जिसमें एक ही अंक हो, ठीक है। या अगर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हैं तो साहित्य का वह दृश्यगत स्वरूप दृश्यगत स्वरूप जो नाटक की तरह ही होता है, पर जिसमें एक अंक होते हैं, वह एकांकी कहलाता है। पहली एकांकी एक घूंट को विद्वानों के द्वारा माना गया है। आप ये बता दीजिए, उसके बाद आगे लिखिए एकांकी में संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं? तो सीधा आप संकलन त्रय वातावरण वैसा होना चाहिए, और इसके बाद जो है किताब में दिया होगा, स्मृति में थोड़ा सा जा रहा है, तो वस्तु स्थान ऐसे कुछ करके है, और वातावरण कंटेंट यानी कि विषय वस्तु के आसपास का होना चाहिए। अगर ये तीनों सही नहीं है तो नाटक का भी, जैसे मान लीजिए हरिश्चंद्र का नाटक है, तो अगर आप शहर का पीछे का वातावरण दिखा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर उसकी जो विषय वस्तु है और वातावरण वैसा हो, विषय वस्तु अलग हो, तो भी सही नहीं है। तो ऐसे ध्यान में रखा जाइए। संकलन त्रय क्या, बस नाम ही लिखना है आपको। और नाटक की को सही जीवंत रखने के लिए संकलन त्रय की अति आवश्यक होता है, यह भी लिख दीजिए आप। उसके बाद नाटक के तत्वों का नाम उल्लेख करना है। नाटक के तत्व आप लिखेंगे कि नाटक के तत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे जो है नाटक कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए नाटक के। और डायरी से क्या आशा है? डायरी का मतलब दैनंदिनी होता है, और दैनंदिनी डायरी से जो है डायरी का मतलब जिसमें व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का लेखन करता है कि वह कैसे कब क्या काम करेगा, और पूरे दिन का संपूर्ण विवरण जिसमें लिखा है वो डायरी कहलाता है। और हिंदी की किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम। तो सबसे बढ़िया डायरी लेखक मैं आपको नाम बताऊं,
सबसे वैसे डायरी लेखक बहुत सारे हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे शानदार डायरी लिखते हैं। प्रवास की डायरी, बहुत सारी डायरी इनकी फेमस भी है, बहुत प्रसिद्ध भी है। इसके अलावा फिर सुमित्रानंद पंत हैं, और फिर नए जितने भी आपको पता होंगे लगभग सब डायरी लिखते हैं। तो इतना ठीक लीजिए। और देख लीजिएगा, अब आप जा कर के गूगल कर लीजिए या किताबों में देख लीजिए, लिखा होगा नाम, 2 का नाम मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिएगा। जैसे कुबेर नाथ राय हैं विद्या निवास में, ये लोग भी डायरी लिखते ही हैं कहीं ना कहीं, तो आप नाम इसी में से उठा के लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो भैया निबंधकारों की जो कैटेगरी है, एक है ललित निबंधकार, जिसमें व्यक्ति अपनी भावना प्रधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखता है, तो ललित निबंध होते हैं। तो कुबेर नाथ राय जो है वो ललित निबंधकार है। विद्या निवास मित्र हैं इसी श्रेणी के, तो आप इनका विवरण लिख देंगे। इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो देख लीजिएगा, रचना आपके पाठ्यक्रम में दी गई होगी, इसको आप स्वयं कमेंट करिएगा। रिपोर्टाज से क्या आशा है? रिपोर्टाज विधा के किन्हीं 2 लेखकों और उनकी एक-एक रचनाओं के नाम। तो रिपोर्टाज जो है भैया होता क्या है? रिपोर्टाज में रिपोर्ट होती है कुल मिलाकर के, कहीं किसी घटना, कोई सूचना, कोई बात जिसका विवरण जो है जैसे रिपोर्टर देते थे, न्यूज़ में आता है, वैसे ही अगर उसका लेखन कर दिया जाए, सचित्र लेखन कर दिया जाए, तो रिपोर्टाज कहलाता है। हिंदी की ये बहुत अच्छी विधा के रूप में अब फैल रही है। ये अलग बात है कि आज हम मोबाइलों के दृश्यगत स्वरूपों में पड़े हुए हैं, लेकिन एक समय इसका जो स्वरूप रहा वो सबसे बढ़िया था। जैसे 1962 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, लोग आज भी जाते हैं किलों को देखने, सब देखने, तो रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं वहाँ की घटनाओं को, सजीव विवरण देना रिपोर्टाज कहलाता। तो रिपोर्टाज विधा जो है, 2 लेखक आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लेखक हैं, आपको आराम से मिल जाएगा, रचनाएं भी उनकी उसी समय मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, ये हमेशा प्रश्न आने वाला है, संस्मरण और रेखा चित्र आ सकता है। एक प्रश्न मैं आपको कहूँगा वो भी तैयार कर लीजिएगा। जीवनी और आत्मकथा आप तैयार कर लीजिएगा कि जीवनी और आत्मकथा क्या होता है, और कभी कभी विरोधात्मक भी पूछे जा सकते हैं। तो रेखा संस्मरण मतलब बीती हुई बात का संस्मरण करना, रेखा चित्र वर्तमान और बीते हुए दोनों समय का हो सकता है, यानी किसी का रेखांकन कर देना कि वो पतला था, उसके ये था, वो था, हाथ ये थे, तो गर्दन लंबी थी। तो जब किसी रेखा के माध्यम से किसी का चित्र बनाया जाए, तो रेखांकन शब्द चित्र के हिसाब से, और उसके बाद जो है संस्मरण, आप समझ रहे हैं, बीती घटनाओं का दोनों, यानी कि संस्मरण अंतर पूछ रहा है तो संस्मरण बीती हुई घटनाओं का केवल हो सकता है, जबकि जो रेखा चित्र है वो दोनों घटनाओं का हो सकता है, बीती हुई और वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का भी हो सकता है। 2 कृतियाँ आप ढूंढ लीजिएगा, आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, पद्म पराग और आग हैं। इसके बाद जो है गेहूँ का गुलाब भी देख लीजिएगा, रचनाएं मिल जाएंगी। रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत सारे लोग हैं रेखा चित्रकार, अच्छे रेखा चित्रकार हैं, आपको मिल जाएंगे। जूठन आपके सिलेबस में है। जूठन आत्मकथा की रचनाकार का नामोल्लेख करते हुए इसका केंद्रीय भाव लिखिए। तो जूठन आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, और ये दलित आत्मकथा है। और दलित आत्मकथा कम शब्दों में लिखना है तो दलित आत्मकथा किसी कारणवश जातिगत, धनगत और व्यवस्थागत किसी को अपने ज़बरदस्ती अपने किसी काम में फंसा करके किसी भी चीज़ का जिसका दमन किया जाए, तो वो दलित में आता है। लेकिन अब चलो ठीक है, जो भी साहित्य कहता है अलग चीज़ है, लोग जो कहते हैं अलग चीज़ है। तो आप नामोल्लेख करना है, और इसका केंद्रीय भाव यही है कि समाज का वास्तविक चित्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक वर्ग कैसा जीता है, दूसरा वर्ग जो उसी पर शोषण करता है और स्वयं को कैसा मानता है, और शोषित वर्ग किस तरह से अपने आप को बचाए रखता है और जीवित रहता है। इसका इसमें बहुत सुंदर सा वर्णन किया गया है। समाज का सजीव ऐसा चित्रांकन किया है जिसे देख करके व्यक्ति की आँखें और नेत्र, आँखें खुल जाएँ, नेत्र भी खुल जाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ससंदर्भ व्याख्या करनी है तो आप इनको पहचानिएगा कि ये कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ किस पाठ से लिया गया। कुसंग का जो किसी निबंध का होगा, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद मगर वजन चाहिए, ये देखिए, ये भी है कहीं से। और इसके बाद वर्षों गद्यात्मक रचनाएं आती हैं, तो इसको थोड़ा समझना आवश्यक है, कहाँ से आया, कैसे आया, वर्ड्स से समझने का प्रयास करिएगा कैसे हो सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करना है। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यास कहानीकार हैं। लाल पान की बेगम है, और इसके बाद जो है गुलफाम कौन सा है, अर्थात मारे गए गुलफाम कुछ करके ऐसे याद नहीं आ रहा है। कला के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करना है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी का कला वैशिष्ट्य तो सबसे बढ़िया आंचलिकता है, सजीव लिखते हैं, यथार्थ लिखते हैं,
ऐसा लगता है कि गाँव, अगर आप उन गाँव का वर्णन करते हैं, गाँव की मिट्टी की महक आने लगती है। तो वैशिष्ट को आप बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर रखेंगे और हेडिंग्स से इसको समझाने का प्रयास करेंगे तो बात हो जाएगी। दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। दीपदान एकांकी कहानी आपको लिखना है भैया, कि उदय सिंह के बारे में क्या घटना है, पन्नाधाय कौन है और राजपूतों का जीवन कैसा रहा, और राजपूतों ने जितना यश प्राप्ति के लिए कार्य किया उतना उन्होंने राज्य शासन के लिए किया। ये सब चीज़ आप बढ़िया से कहानी में लिखते चले जाइए। कहानी जैसा लिखना है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जितनी कहानी आपको पता है आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, जब नाम उमाए थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू से कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये निबंध जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। और देश की उन्नति के लिए क्या उपाय बताए, तो भैया जो है हमें इंजन बनने की ज़रूरत है, हमें अपना काम खुद करने की ज़रूरत है, हमें नया कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें सदैव जो है अपने काम के लिए स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, आप देख लीजिएगा। भारतवर्ष कई सारी बातें बताई गई हैं, आप कहीं भी समझने का प्रयास करिए। बहुत कम शब्दों में लिखिएगा। हमें अपने काम को खुद करना, आलस ओलस सब छोड़ना पड़ेगा, किसी के भरोसे काम नहीं हो सकता। ये सारी बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा। आचार्य हजारीशा द्विवेदी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालना है। आचार्य हजारीशा द्विवेदी एक परंपरावादी, विचारक, भावात्मक, ललित निबंधकार हैं। गजब, ऐसा व्यक्तित्व तो शायद साहित्य में कम ही मिलता है। तो सोचो कि बनारस और पंजाब, राजस्थान और साथ में कोलकाता, बांग्ला भाषा का के सुंदर समन्वय अगर आप देखना चाहें, संस्कृत की शुद्धतम तत्सम शब्दावली को देखना चाहें तो हजारीशा द्विवेदी इस वर्ग में सबसे अच्छे माने जाते हैं। और साहित्यिक अवदान इनका सबसे विशिष्ट उत्कृष्ट है। आप इनके निबंधों में, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कबीर को जो है, कबीर जिसे शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अदना सा छोटा सा कवि मानते हैं, जबकि कबीर उन्हें को कहाँ से उठा कर रखते हैं। जिस आदिकाल को कबीर जो शुक्ल जी ने जिस आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है, जिस आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या किया कि शुक्ल जी की एक खासियत रही कि वो परंपरावादी और आदर्शवादी रहे, जबकि कबीर फक्कड़ व्यक्ति हैं, समाज सुधारक हैं, जो सत्य है वही लिखते हैं। तो बोलते बालते उनकी कविताओं में उनकी बातों में कवि काव्य की झलक आती है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बात समझने के लिए जैसा हो सकता है वैसा उन्होंने किया है। और आप बताइएगा कि हजारीशा द्विवेदी का साहित्यिक अवदान कबीर को स्थापित करने में है, और हिंदी साहित्य की वीर गाथा काल को आदिकाल बनाने में है, निबंधों में है, और इनके जो है उपन्यासों में है। परंपरावादी हैं, आदर्शवादी हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार लिखते हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर आप इन पर बात कर सकते हैं, बहुत शानदार उत्तर बन सकते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत के बारे में तो भैया यानी यात्रा का विवरण जिसमें दिया जाए वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हैं। राहुल सांकृत्यायन हो गए, अज्ञेय हो गए, स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी हो गए, और कितने लोग हैं कि जिन्होंने निर्मल वर्मा जो मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं, तो आप देखिएगा कभी इनकी रचनाएं पढ़ने का आपको मौका मिलेगा तो राहुल सांकृत्यायन की यायावरी वृत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है कि इन्होंने कहाँ से कहाँ यात्राएं की, नेपाल की तिब्बत की उत्तराखंड की जो भी आपको विवरण समझ में आता है, यूरोप की यात्रा की, तो वो सब आप बढ़िया से लिखिए, समझाइए, रचनाओं को बता दीजिए, बस प्रश्न समाप्त हो जाता है। झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण करना है। बहुत बहादुर महिला थी, सजग महिला थी, और पढ़ी लिखी महिला थी, और देश प्रेमी महिला थी। बहुत सारे चित्रण का पूरा हो जाएगा। मतलब उत्तरी प्रश्न ज़्यादा नहीं लिखने हैं, 1 पेज से 1.5 पेज ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे है सिद्ध कीजिए कि ध्रुवस्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है। ये प्रश्न थोड़ा सा समस्या प्रधान हमको लगता है सर के द्वारा ये बात बहुत बार बताई गई है, और कक्षाओं में ज़रूर बताया जाता है कि नारी की समस्याओं का इसमें बहुत सुंदर चित्रांकन किया, तलाक संबंधी समस्या, और ऐसा व्यक्ति जो केवल स्व की खुशी के मतलब अपनी खुशी के लिए ही जीवन जी रहा हो, और सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं समझ रहा हो। तो इन सब चीज़ों को, महिला की जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका यहाँ पर मुख्य जैसे कि विवाह समस्या, तलाक समस्या, और सम्मान समस्या, और कुल मिलाकर के
भावना प्रधान या समस्या प्रधान जितनी भी समस्याएं आप समझ पा रहे हैं उन सारी समस्याओं के बारे में इसमें दिया गया है। तो आप उसको रेखांकित कर दीजिए। अगर कोई वाक्य, लाइन, पंक्ति याद है तो उसको भी यहाँ पर रखिए। बाकी इसी तरह लिखा पड़े और 4 पेज से कम तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। कम से कम 4 पेज लिखिए, इसमें 3 पेज 4 पेज तो लिखिए ही। अगला है उपन्यास कला का तत्वों के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी की समीक्षा करनी है। उपन्यास कला के तत्व को ऊपर ही पूछा गया था, कहीं पे मैंने भी देखा था, नाटक के तत्व पूछा था आपसे, और उपन्यास कला के जो तत्व हैं इसमें पूछ लिया गया। तो उपन्यास कला का तत्व आपको बताया गया है कक्षाओं में, आप देख लीजिएगा कैसा उपन्यास होना चाहिए, कैसी विषय वस्तु होनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद वृंदालाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिनकी झांसी की रानी आप की समीक्षा लिखनी है। समीक्षा 2 तरह का लिखी जा सकती है, एक तो बिंदुवत लिखी जा सकती है, एक सामान्य तरीके से लिखी जा सकती है। आप दोनों में से जैसा भी आपको तैयार हो दोनों लिख दीजिए। दलित आत्मकथा जूठन की प्रासंगिकता, भाई सीधी सी बात है, जो इसकी प्रासंगिकता लिखना है। ये प्रासंगिकता का मतलब होता है वर्तमान में क्या आज भी ऐसी आज जो चित्रण जूठन में दिखाया गया क्या वह सही है, समाज में आज भी वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है, एक वर्ग शोषण कर रहा है, दूसरा वर्ग शोषित है, क्या पूंजीवाद और निम्न वर्ग दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये सब चित्र क्या इस आत्मकथा में है, क्या आज भी इसको देखा जा सकता है, क्या सही रेखांकन किया गया है समाज का जूठन में, ये सब आप बता दीजिए। इसी हिसाब से आप सिद्ध कर सकते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास शिल्पगत वैशिष्ट को लिखना है। कुबेर नाथ राय जो है ये, इस पर भी आप अपनी बात कर सकते हैं। हमने बहुत जल्दी बताने का, बहुत सारे प्रश्नों को हमने छोड़ दिया, उनके उत्तरों को भी छोड़ दिया है, तो आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर यदि कोई प्रश्न होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। मेरे मन में एक बात आई कि हम आपको भी प्रश्नों का निदान बताने का प्रयास करें, तो हमने आपको बता दिया। अगर कोई बात रह जाती है, जैसे कुछ प्रश्नों में जल्दबाजी कर दी, शायद उत्तर नहीं भी दिया होगा, तो आप समझने का प्रयास करिए कि समय कम था और हमने आपको उत्तर दिया। चलिए, नमस्कार।